Hello students, welcome to EduTap and welcome to our next topic under अभ्यास सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जिसमें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इंडियन लेबर फोर्स वाला टॉपिक। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, यस ये बीट APFC या फिर E और AO EPFO का दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सिंस द लास्ट 4 to 5 जो एग्जाम्स जो कंडक्ट किया है UPSC ने फॉर दिस EPFO, दे हैव स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज चैप्टर्स। उसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में एंड क्लोज टू 15 to 20 क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है इन टॉपिक्स में से। दैट मेक्स इट इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशंस। ओके, लास्ट वाला जो एग्जाम है उसमें उन्होंने फोकस किया था सोशल सिक्योरिटी पे ज़्यादा, बट एज वी नो कि ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल वाला पैटर्न है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस को बिल्कुल भी हम लोग साइडलाइन नहीं कर सकते। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके UPSC EPFO एग्जाम के लिए, दोनों के लिए, APFC के लिए E और AO के लिए भी। सो आज हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करने वाले हैं दैट इज इंडियन लेबर फोर्स। इसमें हम लोग 10 MCQ सॉल्व करेंगे सो दैट जो बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है उसको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए इस कंटेंट का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड जो ऑलरेडी अगर पढ़ चुका है उनके लिए एक रिविजन टाइप का हो जाएगा। सो बीट सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। एंड इसमें ऑलरेडी हमने एक सेशन कर लिया है एंड दिस इज अ सेकेंड वीडियो ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन and labor laws। ठीक है, now before going into the MCQs पार्ट, इसमें मैं आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहती हूँ रिलेटेड टू आर कोर्सेज। सी बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ क्वेरीज एंड रिजर्वेशन, जैसे बच्चों को रहता है ना एक कोर्स खरीदना है तो उनको कई सारे डाउट्स आते हैं कि पता नहीं कोर्स किस तरह से ये प्रेजेंट करने वाले हैं, किस तरह के टीचर्स है एंड कैसे कंटेंट कवर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, PDFs, MCQs, जैसे कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके जहन में। तो इसी के बेसिस पे EduTap ने आपके लिए लाया है द कंप्लीट मास्टर कोर्स का रेप्लिका आपके लिए लाया है। एंड हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आपको पूरा कोर्स जो मास्टर कोर्स का है उसका रेप्लिका आपके लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 48 आवर्स। मतलब आप ₹1 का ये इसका कोर्स का वैल्यू है एंड इसमें 48 आवर्स के लिए यू कैन गो थ्रू द एंटायर कंटेंट ऑफ द कोर्स, जो एक मास्टर कोर्स के बच्चे के लिए मतलब मिलता है फॉर 48 आवर्स। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा फॉर ₹1 ओनली। एंड एक चीज़ है कि यू कांट डाउनलोड, बट येस आपको पूरा कोर्स का दिख जाएगा किस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लासेस कवर करते हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट नोट्स आपका मिलेगा, किस तरह से सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल किया जा रहा है, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग आप कर सकते हो। एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे साइट का जो लिंक है वो यहाँ पे मेंशन किया है, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। द सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन्ड है। सो इफ यू वांट टू गो थ्रू द कंटेंट, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स, किस तरह से ये कोर्स है, किस तरह से आपको दिया जाएगा, आपको एक प्रीव्यू टाइप का मिल जाएगा। सो फॉर 48 आवर्स आप ये प्रीव्यू ले सकते हैं। डिफरेंट सेक्शंस में जाके आप खुद चेक कर सकते हो किस तरह के वीडियोस है, किस तरह के नोट्स है, किस तरह के क्विजेस है, एवरीथिंग ऑल एट योर फिंगर टिप्स फॉर जस्ट ₹1 फॉर 48 आवर्स। उसके बेसिस पे देन यू कैन टेक ए डिसीजन ऑफ जो आपको खरीदना है कोर्स का। एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप इसको क्लिक करके बहुत ही कम स्टेप्स में आप इस कोर्स को ₹1 में परचेज करके ये पूरा आप इसको चेक कर सकते हो। एंड एज यू कैन सी हियर, ये कोर्स का कंटेंट है, हर सब्जेक्ट का जो रेलेवेंट है UPSC EPFO के लिए, एवरीथिंग हैज़ बीन एडेड एंड यू कैन एक्सप्लोर आवर अदर फ्री कोर्स कंटेंट एज वेल। एंड इसी लिंक में आपको स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स भी मिलेंगे एंड UPSC EPFO के जो मेंटर्स है उनका पूरा डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगा। सो
जो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि अरे मेन कोर्स का जो मास्टर कोर्स खरीदने से पहले मुझे थोड़ा सा एक बार देखना है पूरा कंटेंट कि किस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं, देन दिस इज़ अ राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम फॉर यू टू परचेज द रेप्लिका ऑफ दिस मास्टर कोर्स ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ फॉर द ईयर 2026-27 और 48 आवर्स ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ट्रायल टाइप का है ये आपके लिए, ठीक है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन, जिसमें हम लोग 10 MCQs करने वाले हैं रिलेटेड टू इंडियन लेबर फोर्स, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लेबर फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एक्सक्लूसिवली इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर फोर्स का डेफिनेशन, उसमें ये है कि जो इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है वो एक्चुअली दैट कैन बी द लेबर फोर्स जो अपना लेबर वर्क वो सब देते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, जनरली हम लोग जो वर्क फोर्स मानते हैं लेबर फोर्स, सबसे पहले दिमाग में आता है नहीं एम्प्लॉयड वाले ही, बट एक्चुअली जो डेफिनेशन है लेबर फोर्स का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, मतलब इट्स नॉट दैट ओनली दोज हु आर करेंटली एम्प्लॉयड इन पेड वर्क, जनरली ये नोशन रहता है लेकिन ये है नहीं। दिस इज बोथ द एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड हु आर रेडी टू लुक फॉर वर्क, वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं अंडर द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन। सो लेबर फोर्स का डेफिनेशन में जब व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, इसमें एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड दोनों ही रहते हैं। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Moving on to our next question. Under the ILO definition of paid employment, a person with a job but temporarily not at work is still considered employed. Now, what is a crucial requirement for this classification? इसमें है जो ILO definition का जो paid employment में है, उन्होंने clearly mention किया है, ठीक है वो जॉब में है बट अभी टेम्परेरीली वो वर्क में अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल ही इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। हाउ इज दैट पॉसिबल? द पर्सन मस्ट रिसीव फुल वेजेस ड्यूरिंग द एब्सेंस, ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा एक दूसरा रीजन है जो इसको सपोर्ट करता है, क्रूशियल रिक्वायरमेंट। इसीलिए ये भी रिक्वायरमेंट है लेकिन क्रूशियल रिक्वायरमेंट, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। कई बार कई सारे फैक्टर्स फेवरेबल रहते हैं, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। दिस इज सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली। तो द एब्सेंस मस्ट बी लेस देन 30 days, ऐसा कुछ है नहीं। द एम्प्लॉयर मस्ट बी इन पब्लिक एंटरप्राइज, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहा है वो परमानेंट कर रहा है, तो बीच में हो सकता है उस महीने में उसने 3-4 दिन की लगातार छुट्टी लिया है बिकॉज ऑफ सब मेडिकल इमरजेंसी या जो भी है, बट यू कांट से दैट उसने जॉब, ही इज अनएम्प्लॉयड नाउ, you can't say that because he is still formally attached to that job. उसने resign नहीं किया है, जॉब नहीं छोड़ा है, but yes temporarily उसने leave लिया है। and why? because वो formally attached है to the job। This is a crucial requirement of the paid employment, जहाँ पे person with a job but temporarily not at work. So temporarily 2-3 days के लिए उसने छुट्टी ले लिया है, so he is not at work but still वो formally attached है। So यहाँ पे key word है for the crucial requirement for this classification is the formal attachment to their job. So ऐसे questions पूछने के chances बहुत high है, इसमें बहुत important है। So here B is the correct answer. Moving on to our next question. According to the National Sample Survey Office standards, a person is classified under the current daily status as being employed for a full day if they have worked for at least, जो employment data है, जो labor force का data है, that is collected by the NSSO. लेकिन अभी 2019 में इसको subsume कर दिया गया है under the Central Statistical Office। ये दोनों अभी क्लब हो गए हैं 2019 में, and now NSSO नहीं है but we have National Statistical Office,
ठीक है। तो यहाँ पे कई जगह पे आपको NSSO भी दिया जाएगा या फिर NSO भी दिया जाएगा, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस अगर जब भी इनको कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डाटा कवर करना है या कलेक्ट करना है, वो 3 टाइप्स में करते हैं। यूजुअल स्टेटस, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ओके। एंड करेंट वीकली स्टेटस या करेंटली वीकली स्टेटस, जो एक वीक में अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा शॉर्ट टर्म के लिए हमें देता है। ये डाटा समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट का किस तरह से है, ओके। करंट डेली स्टेटस, तो डे टू डे का जो एम्प्लॉयमेंट डाटा है वो इसमें हमें समझ में आता है, ठीक है। सो करंट डेली स्टेटस में हम लोग ऐसे कौन से बंदे को मानेंगे कि वो फुल डे एम्प्लॉयड है, अगर वो उस रेफरेंस डे के लिए अगर 4 घंटे से ज़्यादा उसने काम किया है, तो हम लोग ये मानेंगे कि उसका उस दिन का फुल एम्प्लॉयमेंट है। सो 1 आवर ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक, ये तो वीकली स्टेटस है ही नहीं, ओके। 8 आवर्स तो नहीं है, 4 आवर्स प्लस होगा तो चलेगा। मेजर पार्ट ऑफ द 365 डेज प्रीसीडिंग द सर्वे, दिस इज फॉर यूजुअल स्टेटस। वहाँ पे पूरे 1 ईयर का हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट किस तरह से चल रहा है, ये एक आइडिया लेने के लिए यूजुअल स्टेटस हम यूज़ करते हैं NSO। सो हियर अगर 4 आवर्स या ज़्यादा उसने काम किया है किसी दिन, तो डेफिनेटली दैट वुड बी क्लासिफाइड अंडर द करंट डेली स्टेटस। सो हियर अगेन B is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following conditions must be met for a person to be considered a worker under the currently weekly status measure? तो अभी तक मैंने जैसे अर्लियर क्वेश्चन में बताया आपको 3 टाइप्स का रहता है। एक तो हमने कर लिया है, दूसरा है करंटली वीकली स्टेटस। नाउ इसमें जो रेफरेंस वीक है, ओके, जिस दिन सर्वे कर रहे हैं उससे पीछे प्रीसीडिंग 1 वीक का ये लोग देखते हैं कि इसने कितना काम किया है। तो इसमें अगर उस रेफरेंस वीक में 4 आवर्स एवरी डे ऑफ द वीक, ये नहीं है। रिसीव्ड कैश सैलरी फॉर एटलीस्ट 3 डेज ड्यूरिंग द वीक, ये भी नहीं है। वर्कड फॉर ए टोटल ऑफ 40 आवर्स ड्यूरिंग द वीक, ये भी नहीं है। अगर इस प्रीसीडिंग वीक में इसने कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म किया, मतलब कुछ भी काम किया है जहां पे उसको कुछ वेजेस मिल रहे हैं, अगर वो 1 घंटे के लिए भी काम किया है प्रीसीडिंग 1 वीक में, जिस दिन सर्वे हुआ है वहां से प्रीसीडिंग 1 वीक में, देन वी विल कंसिडर दैट पर्सन एज ए वर्कर एंड हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। सो हियर इट इज डी द करेक्ट आंसर अंडर द करेंटली वीकली स्टेटस। सो जब NSO डाटा इकट्ठा करता है, अगर कोई भी बंदा अगर करेंटली वीकली स्टेटस में कोई भी बंदा अगर पिछले 1 वीक में अगर पूरे 1 वीक में अगर 1 घंटा भी उसने काम किया तो हम उसको वर्कर की तरह मानेंगे एंड एम्प्लॉयड मानेंगे, ठीक है। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who holds the executive authority regarding the labor issues at the state level in India? See, when we talk about the labor, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके वेलफेयर मेजर्स या लेजिस्लेशन का, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। इसमें मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि एक और क्वेश्चन मैंने इसी के ऊपर फ्रेम किया है इन द एंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल लेवल पे वो अपना उनका लेबर एडमिनिस्ट्रेशन मिशनरी होता है एंड स्टेट लेवल पे इनका अपना, एवरी स्टेट का अपना लेबर एडमिनिस्ट्रेशन मिशनरी होता है। सेंट्रल लेवल पे चीफ लेबर कमिश्नर जनरली जो सेंट्रल लेवल पे होता है वो ये इसमें देखता रहता है एंड वही स्टेट लेवल पे आया तो जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रहता है, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रहता है उनका जो सेक्रेटरी होता है, ओके, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वो स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होल्ड करते हैं फॉर ऑल लेबर रिलेटेड इश्यूज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ प्राइमरी इंडिकेटर? यहाँ पे अगेन कई सारे इंडिकेटर्स है यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ व्हाट? ऑफ ए वर्कर्स जॉब सेटिस्फैक्शन, मोरल एंड कमिटमेंट इन द इंडियन इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कौन सा ऐसा इंडिकेटर देख के हमें समझ में आता है कि हाँ ये एक वर्कर को जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो हाई मोरल मतलब हाईली मोटिवेशन के साथ काम कर रहा है एंड पूरे कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है when it comes to Indian industrial context.
सो इसमें हम लोग लिटरेसी रेट देखेंगे तो इतना समझ में नहीं आता, इट्स नॉट द प्राइमरी इंडिकेटर. माइग्रेशन यस थोड़ी बहुत समझ में आता है, बट यू कांट से दैट अगर माइग्रेशन हो रहा है मतलब वो हाईली जॉब सेटिस्फाइड है एंड हाईली मोटिवेटेड है, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरा हमें पूरा पिक्चर नहीं दिखाता है. ओके वो मजबूरी में काम कर रहा होगा, राइट. द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्राइज, ये भी एक हद तक हमें थोड़ा सा आइडिया दिलाता है कि वो यहाँ छोड़ के क्यों दूसरे जगह पे काम करने जा रहा है, बट नॉट होल ट्रुथ. बहुत पार्शियली, बहुत ज़्यादा पार्शियली, एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है. ये तो बिल्कुल भी वेग मतलब एक 10% टाइप का होगा जो इंडिकेट कर रहा है. सो यहाँ पे जो प्राइमरी इंडिकेटर है किसी भी वर्कर का, जॉब सेटिस्फैक्शन चेक करना है, उसका मोरल या मोटिवेशन चेक करना है, उसका कमिटमेंट चेक करना है, तो उसका एब्सेंटीज्म देख के समझ में आता है. हाइयर द रेट ऑफ एब्सेंटीज्म मतलब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से, उसका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन है, कमिटमेंट बिल्कुल नहीं है इस जॉब के प्रति. जिस दिन द रेट ऑफ एब्सेंटीज्म देख के हमें समझ में आता है अबाउट द वर्कर्स कॉन्टेक्स्ट इन इंडियन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स. सो प्राइमरी इंडिकेटर है ये समझने के लिए, ठीक है. सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे इंडिकेटर्स थोड़े से पार्शियली, ये दोनों तो थोड़े ये तो बिल्कुल नज़दीक लग रहा है, ये थोड़ा पार्शियली है, ये थोड़ा बहुत पार्शियली है, लेकिन हमें चाहिए प्राइमरी इंडिकेटर. सो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे जहाँ पे रिलेटिवली ऑप्शंस बहुत लग रहा है कि क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली पूछा गया है प्राइमरी इंडिकेटर ही चाहिए हमें, पार्शियल इंडिकेटर ऐसे कुछ नहीं. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू आंसर. थोड़ा सा कुछ नहीं, थोड़ा सा और फोकसली सही से क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ईजी होते हैं, ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेमिनाइजेशन ऑफ द इंडियन लेबर मार्केट इज मार्क्ड बाय ट्रेंड्स सच एज कैजुअलाइजेशन, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रीडम ऑफ हायर एंड फायर. Now, why do employers often prefer hiring women under these conditions? Yes, जो इंडियन लेबर मार्केट में जो स्पेशली वुमेन को एम्प्लॉयर्स प्रिफर करते हैं कैजुअल लेबर के लिए या फिर कुछ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर हायर एंड फायर मोड पे, मतलब जितने दिन काम है वो रख लेते हैं फिर इमीडिएटली फायर कर देते हैं. Now, why do they prefer, स्पेशली इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, why do they prefer women under such conditions? मतलब एक बहुत ही important reason है behind this. Women being specialized technical skills unavailable among men, ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट जो men हैं उनका ज़्यादा skills available होते हैं because of the kind of mobility that they have. Okay. Women are unionized more effectively and negotiate better terms. Actually अगर ऐसा होता तो freedom for hire and fire, casualization ये तो होता ही नहीं है. We are talking about in those terms. ये तो बिल्कुल opposite दिखा रहा है ऑप्शन, ये नहीं है. Women may accept lower pay and less bargaining power because of lack of women in unionization. उनको bargaining power उनका बहुत कम है. ये कई सारे reasons है इसके लिए भी. अगेन मोबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है एंड responsibilities फैमिली के कि टाइमली जाना है आना है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज होम एंड वर्क. तो इन सब के चक्कर में वो जनरली यूनियनाइजेशन बहुत कम है विमेन में एंड उसी के चलते हुए उनका बार्गेनिंग पावर कम है. अब बार्गेनिंग पावर कम है, वो नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉयर से, बिकॉज ऑफ दैट दे एक्सेप्ट लोअर पे फॉर द सेम रोल. जो अगर एक मेल को या मैन को वो एम्प्लॉयर हायर करेगा तो उससे कम पे में ही ये कर लेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस एक्चुअली जो फेमिनाइजेशन का जो चल रहा है इंडियन मार्केट. दैट्स द रीजन एम्प्लॉयर्स prefer hiring women under these conditions like casual labor, part-time contracts and freedom of hire and fire. Women are largely restricted to the organized sector. ऐसा कुछ नहीं, rather they are largely restricted to unorganized sector क्योंकि वहाँ पे थोड़ी flexibility रहती है, तो ये भी नहीं है. So here in this context C is the correct answer. Now next question, which of the following policy approaches was strongly advocated by the second National Commission on Labour to improve the effectiveness of labor administration and industrial relations in India?
ओके, जो सेकेंड नेशनल लेबर कमिश्नर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था इन द कॉन्टेक्स्ट इन द वेक ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया ने लिया था इन 1991। इसका एडमिनिस्ट्रेट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 99 में, एंड इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 2001 में, एंड जस्टिस रविंद्र वर्मा इसके चेयरमैन थे। एंड इन्होंने कई सारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस या इंडियन लेबर के कई सारे कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने टच किया है, जैसे कि ट्रेड यूनियंस लाइक लेबर, जैसे कि एम्प्लॉयर यूनियन, ऐसे कई सारी चीज़ें इन्होंने टेकअप किया ड्यूरिंग दिस नेशनल कमीशन ऑन लेबर स्टडीइंग, एंड उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। ओके, हर एक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे कि नहीं इसमें ऐसे कर सकते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में लेबर फोर्स के लिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अगर ट्रेड यूनियन है तो उसमें ये चेंजेस ला सकते हैं, ऐसे करके तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिया है। नाउ उसमें लेबर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड इम्प्रूविंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सा रिकमेंडेशन दिया है जो आज के डेट में बहुत ही रेलेवेंट है, एंड वेरी रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट। उन्होंने वो रिकमेंडेशन को लेके ही एक्चुअली कई सारे ये जो लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, दैट कंसोलिडेटिंग ऑल लेबर लॉस इनटू द 4 मेजर लेबर कोड्स, उसी रिकमेंडेशन के बेसिस में किया था जो 2001 के रिपोर्ट में आया था, एंड दैट वाज consolidating numerous labor legislations into smaller set of comprehensive labor codes so that जो redundancy है, duplicacy है, and कई जगह पे standardized definitions नहीं है, जिसकी वजह से कई बार employers सही से implement नहीं कर रहे थे labor laws को और उसका लूप होल से खेल रहे थे, that all have been आंसर्ड। सो इसमें उन्होंने उसी टाइम पे बोला था कि हमारे पास इतने सारे लेबर लेजिस्लेशंस है, सबके ऑलमोस्ट कई जगह पे तो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अलग अलग होने की वजह से स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी इतना पेपर वर्क करना, मैनेज करना, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा अलग अलग एक्ट्स के लिए वो बहुत ही कुंबरसम हो रहा है। सो दे सेड दैट हम क्लब कर सकते हैं इनटू फ्यूअर लेबर कोड्स और फ्यूअर सेट ऑफ लेबर लॉस, जिससे इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, एंड दिस दे हैव इम्प्लीमेंटेड, एंड ये वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स है एक्चुअली जो उन्होंने उस टाइम पे सजेस्ट किया था। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी। Now, next question. The Central Industrial Relations Machinery was established in 1945 based on the recommendations of which body? तो ये एक्चुअली 1931 में ही इसका नींव डाला गया था व्हेन इट कम्स टू द सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो वो एक कमीशन बिठाए थे, एंड उस कमीशन ने उस टाइम पे ही जो भी लेबर इश्यूज थे वो सब रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने किया था कि जिस तरह का अनरेस्ट, क्योंकि लेबर इश्यूज ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, दे विल एजिटेट, अगर वो एजिटेट करेंगे तो क्या होगा, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होता है उस पर घाटा हो जाएगा, एंड प्रोडक्शन नहीं होगा तो दैट विल नॉट ऐड वैल्यू टू द इकोनॉमी। सो इन सब, एंड ऑल्सो दैट विल हैव बिटर रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस तो बिल्कुल ठप हो जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उस टाइम की गवर्नमेंट ने उन्होंने बोला कि आप अच्छे से स्टडी करो एंड गिव अस रिकमेंडेशंस व्हाट कैन बी डन, कैसे रिफॉर्म्स हमें लेना होगा व्हेन इट कम्स टू इंडियन लेबर मार्केट। तो इस कमीशन ने बहुत कुछ स्टडी किया एंड कई सारे उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया था, एंड एक्चुअली वन ऑफ दोस रिकमेंडेशंस लेड टू द ये फैक्ट्रीज एक्ट एनैक्टमेंट के लिए। दो पहली बार फेल हुआ था लेकिन उसके बाद वो सक्सेस हो गए थे, एंड वो कौन सा कमीशन है जो उन्होंने किया था, उसका हेड थे हेनरी व्हिटले, एंड उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, एंड ही केप्ट इन व्यू जो इंग्लैंड में जिस तरह का लेबर सिनेरियो है उसी को इसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मिशनरी होनी चाहिए जिसके तहत जो लेबर के इश्यूज है वो मैनेज किया जा सके थ्रू प्रॉपर चैनल्स। तो ये था द रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया जो 1931 में
1931 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था, 1929 में एक्चुअली इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। Okay, so moving on to our last question for today. Under the Constitution of India, labor falls under which list and what are the legal implications of this? ये बीच में हम लोग क्वेश्चन कुछ कर रहे थे तो मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट? एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एग्जाम, उसी को मैंने थोड़ा और ट्वीक करके क्वेश्चन बनाया है. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एंड कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है जो लॉस है रिलेटेड टू लेबर दैट कैन बी डन बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. फॉर एग्जांपल ये हमारे जो लेबर लॉस है उसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसने तो पूरा एनैक्टमेंट कर लिया है एक एक्ट का. अब स्टेट्स अपने एंड से उसमें कुछ जो रेलेवेंट मेजर्स लेना है या फिर कुछ चेंजेस लाना है तो डेफिनेटली वो कर सकता है अपने एंड से. फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट लेंगे. फैक्ट्रीज एक्ट में जब कोई रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट जो होता है रिलेटेड टू द फैक्ट्रीज एंड उसका जो रेजोल्यूशन होता है उसमें कुछ टाइमलाइंस ऐसे नहीं दिए हैं, बट दे मतलब कुछ अपील्स ऐसे कुछ होते हैं तो सो उसमें लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें ये दिया है कि एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो इसका मतलब है स्टेट ने तो वो सेंट्रल ने तो वो एक्ट बना दिया है. नाउ स्टेट अपने अपने हिसाब से वो डेज डाल सकते हैं, किसी ने 30 डेज डाल दिया, किसी ने 15 डेज डाल दिया अपने हिसाब से. सो दिस ट्रेड यूनियंस एक्ट में भी वैसा ही है. जो ट्रेड यूनियंस बनते हैं उसमें जो रिकॉर्ड सबमिशन होती है, जो एनुअल जनरल स्टेटमेंट की सबमिशन होती है, ईयर तो उन्होंने मेंशन किया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो भी लाइबिलिटीज होंगे, एसेट्स होंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो इनके फंड्स आएंगे उनका पूरा स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को रेस्पेक्टिव अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स के हिसाब से, सेंट्रल इसमें या फिर स्टेट के इसमें. तो वहाँ पे उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया है 31 दिसंबर के बाद कब तक वो अपडेट कर सकते, कब तक सबमिट कर सकते हैं. वो रेलेवेंट स्टेट्स अपना अपना उसमें डाल सकते हैं एज पर देयर चॉइस. सो इस तरह से लेबर के जो इश्यूज है दैट वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. सो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दे कैन मेक रेलेवेंट लॉज फॉर दैट. ओके, सो हियर along with that states अपने खुद के कुछ other laws भी बना सकती है related to the labor in their respective states. So here D is the correct answer. And this is the last question. So I really hope कि आपने enjoy किया है इस session को and I really hope that these questions would be useful for you in your exam preparation. And I wish you all all the best for your exam preparation. And meanwhile अगर आपको कुछ भी question आता है तो queries, you can always reach out to us on this number or you can mail us on this, और ये आप comment section में भी डाल सकते हैं. अगर आपके कुछ suggestions भी है तो definitely they are most welcome. And thank you very much once again for all the patience that you have shown, and once again a very all the best to you all. Thank you.